DSSB ने पहली बार अपना पाठ्यक्रम जारी किया है। अभी तक जितनी बार भी परीक्षा हुई है वो बिना पाठ्यक्रम के हुई है, और विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों के आधार पर हम लोग या फिर विद्यार्थी जो है वो अपने आप पाठ्यक्रम बनाते थे, उसकी तैयारी करते थे और उसके आधार पर परीक्षा होती थी। पिछली बार मैंने भी बहुत अच्छे से पाठ्यक्रम बनाया था। पिछले 10-15 वर्षों के पेपर जितने उपलब्ध थे उनके आधार पर मैंने पाठ्यक्रम बनाया था, और उस पाठ्यक्रम के आधार पर संस्कृत विषय में ईश्वर कृपा से अच्छे सिलेक्शन जो है वो हमारे साथ तैयारी करने वालों के हुए हैं। पर मैंने इस पेपर को जितना समझा है, DSSB का अभी तक का जितना भी एग्जाम पैटर्न रहा है या जो अभी तक के पेपर रहे हैं, उसको समझ करके जो पाठ्यक्रम हमने तैयार किया था उस पाठ्यक्रम में बहुत कुछ बदलाव करते हुए DSSB ने अपना पाठ्यक्रम जारी किया है। आप लोगों के मन में कुछ प्रश्न होंगे या नहीं भी होंगे, तो भी कुछ प्रश्नों को उत्पन्न कीजिए और इन प्रश्नों का उत्तर देख करके, उत्तर प्राप्त करके, ये जो एग्जाम हो रहा है ना आप लोगों का, लगभग लगभग अगस्त में आप लोगों का जो एग्जाम हो रहा है, अभी तक की संभावना तो यही है कि अगस्त में आप लोगों का एग्जाम हो रहा है। उस एग्जाम की तैयारी करने से पहले जो है इस सिलेबस को ना बहुत मन से समझना होगा। मैं आप लोगों को इस सिलेबस में क्या बदलाव हुए हैं वो समझाने आया हूं इस सेशन में, और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय कि इन 60-70 दिनों में हम इसकी तैयारी कैसे कर पाएंगे, इस विषय पर भी आप लोगों के साथ बात करने आया हूँ। नमस्ते, मेरा नाम आप लोग जानते हैं, अवधेश विद्यालंकार, और आप लोग DSSB की संस्कृत पाठशाला में जुड़ गए हैं, तो आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए आगे बढ़ता हूँ। थोड़े सा ना इस विषय को बड़े धैर्य से सुनिएगा, क्योंकि विषय हल्का नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों की। इससे आप लोगों का चयन जुड़ा हुआ है। 2 वर्षों के प्रतीक्षा के बाद वैकेंसी आई है, सिलेबस आ गया है, तो पेपर कैसा आएगा, हाँ, पेपर भी बताने वाला हूं मैं आप लोगों को कि पेपर का सैंपल क्या होगा इस बार जो पेपर आएगा आप लोगों का। पहले बात कर लेते हैं कि बदलाव क्या हुए हैं। देखो, बदलाव से पहले भी एक चीज और बात कर लेता हूँ। DSSB ने पेपर को लेकर के जो मेरी ओपिनियन है, मेरा अपना जो राय है पेपर को इस सिलेबस को लेकर के, अच्छा सिलेबस, मतलब जो सिलेबस में दिया हुआ है वो तो विषय तो ठीक दिया है, पर प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं दिया है, विभाजन अच्छा नहीं किया है। एक विद्यार्थी को समझने में दिक्कत है। व्याकरण का कुछ विषय कहीं लिखा हुआ है, कुछ विषय कहीं लिखा हुआ है, साहित्य का कुछ विषय कहीं लिखा हुआ है, कुछ विषय कहीं लिखा हुआ है। तो मैंने आप लोगों के लिए क्या किया कि इस तरह का बड़ा अजीब सा प्रेजेंटेशन जो समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, उस सबको उठा करके उसको एक जगह ठीक से व्यवस्थित कर दिया। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि संस्कृत में व्याकरण का एक भाग होता है, साहित्य का एक भाग होता है, वेद वाला एक भाग होता है, या जो और अतिरिक्त विषय वाला एक भाग होता है, शब्द रूप धातु रूप का एक भाग होता है। इस तरह से मैंने आपके पूरे पाठ्यक्रम को जैसे पहले विभाजन किया हुआ था जब मैंने पाठ्यक्रम बना करके दिया था, इस पर मेहनत करके आपके पाठ्यक्रम का विभाजन कर दिया। एक बात और मैंने की है इसमें कि इस पाठ्यक्रम से कुछ ऐसी ऐसे विषय जो हैं जो यहाँ नहीं लिखे हुए हैं लेकिन परीक्षक उनसे प्रश्न बना सकता है, उन विषयों को भी मैंने इस पाठ्यक्रम में आप लोगों को लिख करके दिया है। तो पहले तो ये बात कर लेते हैं कि ये पाठ्यक्रम कैसा है, और मैंने आप लोगों के लिए जो है वो अपडेटेड सिलेबस इसको लिखा है। जो सिलेबस DSSB ने दिया है उसको भी अपडेट करके मैंने आप लोगों के सामने रखा है। तो पहले मैं ये बता देता हूं आप लोगों को कि बदलाव क्या हुए हैं। देखो, आपके पाठ्यक्रम में व्याकरण में लेकर के शब्द रूप धातु रूप होते थे, संधि समास कारक अव्यय प्रत्यय ये सब पहले भी होते थे, अब भी हैं। इनसे प्रश्न पहले भी बनते थे, अब भी बनते बनेंगे। इसमें कोई खास परिवर्तन जो है वो नहीं हुआ है मेरी दृष्टि में। हाँ, पहले आप लोगों को स्त्री प्रत्यय से प्रश्न आते थे, यहाँ नहीं लिखा हुआ है पर अभी भी उनकी संभावना मेरी दृष्टि में है। तो एक तो यहाँ ये पाठ्यक्रम में स्त्री प्रत्यय नहीं लिखे हुए हैं, तद्धित प्रत्यय नहीं लिखे हुए हैं, पर मेरी दृष्टि में एक सिलेक्शन प्राप्त करने वाला जो विद्यार्थी है उसे ये सब पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के पाठ्यक्रम में जो पुस्तकें लगी हुई हैं वहां अगर कोई शब्द आया हुआ है तो उसमें तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मेरी दृष्टि में व्याकरण में तो कोई बदलाव नहीं हुआ है। साहित्य का सारा विषय मैंने जैसे एक जगह किया है, मैं इस पर खूब पढ़ाऊंगा आप लोगों को अभी सिलेबस को, पर थोड़ा सा केवल चेंजेस जो हुए हैं, जो परिवर्तन हुए उन पर बात कर लेता हूँ। पहले जो है हितोपदेश से प्रश्न आते थे, पंचतंत्र से भी आते थे, तो पंचतंत्र हटा दिया है, केवल हितोपदेश रखा है। रघुवंश पूरे से पहले प्रश्न आते थे, अब केवल 25 श्लोक रखे हुए हैं।
मेघदूत हटा दिया है, किरातार्जुनीयम हटा दिया है, और उत्तर रामचरितम से प्रश्न होते थे वो हटा दिया है। तो गद्य में जो है आप लोगों को शुकनासोपदेश रखा है केवल, जबकि शिवराज विजय हटा दिया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता था, अंबिकादत्त व्यास के द्वारा लिखा हुआ। और शुकनासोपदेश से भी पूरे से प्रश्न बनते थे, लेकिन यहाँ पर स्वल्प सत्व सत्व उन्मत्ति करोति, केवल लक्ष्मी के वर्णन से ही कहा गया है कि आप लोगों को प्रश्न बनेंगे। इसके अतिरिक्त आप लोगों को और जो अभिज्ञान शाकुन नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम और प्रतिमा नाटकम दिए हुए हैं, जबकि उत्तर रामचरितम हटा दिया है। मेरी दृष्टि में वो पहले पूछे जाते थे प्रश्न, तो वो ये बदलाव मेरी दृष्टि में जो है वो हुए हैं। इसके अतिरिक्त आप लोगों को जो नया कुछ पाठ्यक्रम डाल दिया है जो पहले नहीं आता था, एक अपठित अनुच्छेद जो है वो डाल दिए हैं, जो कि पहले नहीं आता था। आप लोगों को एक गद्यांश आएगा या कोई श्लोक आएगा, उससे फिर प्रश्न बनेंगे। ये पहले नहीं होता था, ये अब होने जा रहा है। दूसरी बात, आप लोगों को संस्कृत निबंध करके कुछ लिख करके दिया है, संस्कृत भाषा लिखा हुआ है, साहित्य और संस्कृति से प्रश्न। 2014 वाला पेपर मुझे कुछ कुछ स्मृति में है, या उससे पहले वाला किसी पेपर में कुछ संस्कृति के प्रश्न थे, जैसे कि वर्णाश्रम व्यवस्था, या जैसे कि पंचमहायज्ञों से। बाद के पेपर में इसका कुछ कुछ अभाव, बल्कि 21 में तो पूरी तरह से अभाव जो है वो इसका देखने को मिला है। तो ये एक बदलाव हुआ है। संस्कृति शब्द लिखने का मतलब है कि इसका एरिया जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। आपको क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मैंने थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा अभी आप लोगों को। छंद अलंकार पहले पूछे जाते थे, अब भी पूछे गए हैं, थोड़ी सी संख्या घटा दी है। हालांकि इस पर भी हम लोग बात करेंगे। नया काम जो किया है वो ये किया है कि कुछ मंत्रों को, जैसे गायत्री मंत्र को डाला है। संज्ञान सूक्त से पहले प्रश्न पूछे जाते रहे तो नहीं हुआ नया। यजुर्वेद के शिव संकल्प सूक्त को नया डाला हुआ है। शांति पाठ में स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवः ये मंत्र नया डाला है। और इसके अतिरिक्त आप लोगों को ईशावास्य उपनिषद पहले प्रश्न पूछे जाते थे। शिक्षावल्ली से एकादश जो अनुवाद है, 11वां अनुवाद जो है, इससे प्रश्न पहले भी होते थे, अब भी है। ये नया विषय डाला है। बाल कांड का जो द्वितीय सर्ग हमारा है उसको नया डाला गया है यहाँ पर। द्वितीय सर्ग के 43 पद्य जो डाले गए हैं वो, और विदुर नीति के जो है वो 47 श्लोक डाले गए हैं, ये नया काम किया गया है। अग्नि पुराण का वृक्षायुर्वेद अध्याय और जलाशय निर्माण वाला विषय पहले पूछा जाता था, 21 में नहीं पूछा गया, लेकिन फिर आप लोगों को 24 में पूछा जाएगा। ठीक है। और इसके अतिरिक्त आप लोगों को विष्णु पुराण का भारतवर्ष वर्णन जो है पहले भी पूछा जाता था, अब भी पूछा जा रहा है। तो इनमें कुछ खास बदलाव तो नहीं हुआ है। नया जो डाला गया है वो केवल रामायण का डाला गया है, विदुर नीति को डाला गया है, और इसके अतिरिक्त ये 3 4 5 6 मंत्र जो है वो आप लोगों को ये डाले गए हैं। ये नया डाला गया है, हटा बहुत कुछ दिया है। तो परिवर्तन आप लोगों को समझ में आया होगा कि परिवर्तन तो ये हुआ है। अब एक प्रश्न मेरी दृष्टि में आप लोगों को सोचना चाहिए कि भाई ये परिवर्तन क्यों हुआ है। मैं क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स को तैयार कराता हूँ विद्यार्थियों को, और उनके तैयारी में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हूँ, तो मैंने देखा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद जो है वो एग्जाम्स का पैटर्न पूरी तरह से बदला है। हरियाणा का पेपर आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ जो है वो गद्यांश को रखा गया है। टीजीटी का पेपर हुआ था, केंद्रीय विद्यालय का टीजीटी का पेपर हुआ है, उसमें गद्यांश को रखा गया है। कुछ कुछ ये प्रयास किया जा रहा है कि जो विषय आप पढ़ाने विद्यार्थी को जा रहे हैं वहीं से आप लोगों को प्रश्न रखे जाए, वहीं से वहां से आपकी अप्रोच को जोड़ा जाए। अगर आप लोग एक 10वीं कक्षा के विद्यार्थी को पढ़ाने जा रहे हैं और आप पढ़ करके जा रहे हैं ग्रेजुएशन का सिलेबस, तो कहीं ना कहीं जो है गैप जो बना रहता था। तो अब आप लोगों को कुछ ना कुछ एनसीईआरटी से जोड़ने का प्रयास किया गया है, और पेपर का स्तर जो है बहुत सरल हो गया है। क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर भी इस वीडियो में बात करूंगा आप लोगों के साथ में। तो पहले आप लोगों को मैं ये बता देता हूं कि आपके पाठ्यक्रम को मैंने किस तरह से विभाजन किया है, फिर बात करेंगे इसके तैयारी कैसे होगी। मैं आप लोगों को लिख देता हूँ कुछ बिंदु यहाँ पर, क्योंकि ऐसा होता है कई बार प्रवाह में कुछ बिंदु छूट जाते हैं। मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में जो बात कर रहा हूँ उनमें हम महत्वपूर्ण बात ये करेंगे कि पहली बात तो परिवर्तन तो चलो जो हुआ है वो हो ही गया है। हम बात ये करेंगे कि पेपर कैसा आएगा। आप लोगों को ये बात ध्यान से देखनी होगी कि पेपर का प्रारूप जो है वो लिख लेते हैं। अलग प्रश्न पत्र का प्रारूप भी लिख सकते हैं, पेपर का प्रारूप कैसा होगा, एक तो ये बात हम लोग देख लेते हैं। और किस तरह की अप्रोच जो है वो रखनी पड़ेगी आप लोगों को, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। प्रभाव क्या होगा इसका, इसका प्रभाव क्या होगा एक अच्छी तैयारी करने वाले विद्यार्थी पर। देखो, जो तैयारी नहीं करते, एग्जाम तो फॉर्म तो बहुत लोग भरते हैं पर बिना तैयारी के भी पेपर देने जाते हैं।
केंद्रीय विद्यालय में आप लोगों ने अगर कुछ कुछ लोगों ने जिन्होंने एग्जाम दिया हो और उसका प्रभाव देखा हो, कुछ कुछ प्रभाव वैसा आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा, इस पर बात करेंगे। और फिर एक बात ये भी है कि भाई 60 से 70 दिन की तैयारी जो है उसमें इसको हम कैसे भुना पाएंगे। और मेरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय रहता है, क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि मेरा पढ़ाना जो है वो तब सार्थक है कि मेरे पढ़ाने से किसी का चयन हो। तो चयन कैसे होगा, ये 4 बिंदु पर मैं आप लोगों को बात करूंगा। देखो, इस वीडियो को बहुत मन से सोच करके पूरे दिन की इस पाठ्यक्रम के साथ बात करने के बाद आप लोगों को मैं इस रात्रि में इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो चयन कैसे होगा ये बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे। पहले दिखा देता हूँ आप लोगों के पाठ्यक्रम को क्या किया है मैंने। कोई यूनिट अन्विति शब्द दिखा हुआ था, अन्विति अंग्रेजी में यूनिट कहते हैं, हिंदी में अन्विति कहते हैं। तो थोड़ा सा पाठ्यक्रम बिखरा हुआ था, मैंने सारा व्याकरण एक जगह कर दिया। शब्द रूप, धातु रूप, संख्यावाची शब्द हैं, ये आप लोगों को पता ही है। जो शब्द रूप यहाँ लिखे हुए धातु रूप है, 1 से 100 तक की संख्या से प्रश्न पहले भी आते थे, कोई नई बात नहीं है। और हालांकि अलग अलग जगह जो है वो संधि को लेकर के दिया हुआ है, मैंने यहाँ लिख दिया है। आपके पाठ्यक्रम में जो बात नहीं है, मैंने काम की बात मुझे लगती है मेरी दृष्टि में आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो लिख दी है। संधि पढ़ेंगे आप लोग। मुख्य संधि कहने का मतलब यह है कि सारा लघु सिद्धांत कौमुदी की संधि, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि। तो इसमें आप लोगों को ये नहीं कह सकते कि जी ये तो सूत्र नहीं पढ़ा है, सूत्र भी पढ़ना होगा, उसकी अच्छे से व्याख्या भी पढ़नी होगी, वृत्ति भी पढ़नी होगी, और उसका एप्लीकेशन जो है वो संधि में कैसे हो रहा है, सिद्धि कैसे हो रही है, उसको भी ठीक से देखना पड़ेगा। पेपर बहुत सरल बनेगा आप लोगों का ये, तो इसमें इसको, लेकिन कुछ ही प्रश्न ऐसे होंगे जो आप लोगों को फाइनल सिलेक्शन में राहत देंगे। तो ये संधि को आप लोग लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़िएगा। समास भी लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो अव्ययी भाव तत्पुरुष नाम लिख दिए हैं। कारक की 7 विभक्तियां दी हैं, तो कारक को आप लोग लघु सिद्धांत कौमुदी से पढ़िएगा अपने आप। अच्छा, प्रत्यय दिए हुए हैं, मैंने कल भी आप लोगों को वीडियो में बात ये कही थी और अभी भी मैं ये बात कह रहा हूं कि मेरा एक सुझाव है विद्यार्थियों, क्योंकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये काम और कर लेना चाहिए कि यहाँ पर जो है वो तद्धित प्रत्यय को भी जोड़ लेना चाहिए। कुछ एक प्रत्यय हैं, ज्यादा है भी नहीं, जैसे मैंने पढ़ाया भी है आप लोगों को, मतु प्रत्यय पढ़ाया है, ठक प्रत्यय पढ़ाया है, इन्हीं प्रत्यय पढ़ाया, इस तरह के कुछ तद्धित प्रत्यय हैं। और स्त्री प्रत्ययों को भी देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं है, 4-5 प्रत्यय पढ़ने हैं, उनके बहुत छोटे से उदाहरण हैं, आधे घंटे का काम है। तो मेरी दृष्टि में आप लोगों को प्रत्यय लिखने के बाद जो है तद्धित और स्त्री प्रत्यय भी देखनी चाहिए, मैंने आप लोगों को कल भी कहा था। ठीक है, और यहाँ से कुछ अव्यय दे दिए, अव्यय पहले भी आते थे अब भी आ रहे हैं। लघु वाक्य रचना आप लोगों को दिया हुआ है, इसको समझने की आवश्यकता है। यहां से किस तरह से प्रश्न बनेंगे, यहां से प्रश्न ऐसे बनेंगे कि आप लोगों को कोई साधारण वाक्य दे दिया जाएगा और उसका संस्कृत में क्या अनुवाद होगा। DSSB ने 2021 में भी ऐसे ही पूछा, उससे पहले भी पूछा, और उससे पहले भी जो है अभी तक के जितने पेपर मेरी दृष्टि में है सब में ये बात पहले से पूछी गई है। तो इसमें तो कोई नई बात आप लोगों के लिए होगी नहीं। पेपर का प्रारूप अभी मैं लेकर के आया हूं कि पेपर आपका कैसा बन सकता है। फिर मैंने संस्कृत साहित्य को एक जगह लिखा, जो आप लोगों का काव्यांश दिया हुआ है, गद्यांश दिया हुआ है, नाट्यांश दिया हुआ है, उसको एक जगह कर दिया ताकि आप लोगों को पता रहे कि साहित्य में क्या पढ़ना है। देखो, इन्होंने भाई विद्यार्थियों संस्कृत साहित्य तो लिखा है, लेकिन ये बात इन्होंने नहीं लिखी है, मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है, जो मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है। क्योंकि आप लोगों को ना ये जरूर पढ़ना चाहिए, संस्कृत साहित्य के इतिहास से प्रश्न टीजीटी के पेपर में ना बनने कतई संभव नहीं है। मेरी दृष्टि में ये हो नहीं सकता कि आप लोगों को अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है ये ना पूछा जाए, या फिर हितोपदेश किसने लिखा ये ना पूछा जाए, या फिर आप लोगों को ये ना पूछा जाए कि अभिज्ञान शाकुंतलम के अंकों का नाम क्या है। इस तरह के प्रश्न जो संस्कृत साहित्य के इतिहास से बनते हैं, या कालिदास की मेघदूत के लेखक कौन है, इस तरह के प्रश्न आप लोगों को सामान्य रूप से गद्य काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य का उद्भव विकास यात्रा ज्यादा बड़ा काम नहीं है। एनसीईआरटी की 12th की पुस्तक उठाओ, आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है, किसी मार्गदर्शक की जरूरत नहीं है। बस आप लोगों को क्या करना है, एनसीईआरटी ने अपना एक 12th किताब 12वीं कक्षा में जो है संस्कृत साहित्य का इतिहास नाम से एक पुस्तक लगाई हुई है, उस पुस्तक को आद्योपांत पढ़ लीजिए और आपका काम हो गया। ठीक है, इसको आप लोगों को पढ़ना है। हितोपदेश जो है पहले 25 पद्य हैं, आसान ही बात है। रघुवंश 100 पहले 25 पद्य हैं, बहुत आसान बात है। शुकनासोपदेश भी पहले से प्रश्न जैसे पूछे जाते थे वैसे ही पूछे जाएंगे। लक्ष्मी का वर्णन को लेकर के ये विशेषण किसका है, या लक्ष्मी को लेकर के जो है कोई गद्या कोई पंक्ति दे देंगे और आप लोगों को ये पूछ लेंगे कि इससे कैसा प्रश्न बनेगा, मतलब ये पंक्ति देकर के पूछ लेंगे कि इसमें क्या खाली स्थान छोड़ देंगे और वो ऑप्शन में से भरना होगा। इस तरह के प्रश्न आप लोगों को बनेंगे।
अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा अंक आप लोगों को दिया हुआ है, प्रतिमा नाट्यकम का तीसरा अंक दिया हुआ है। पहले से आते हैं उनसे प्रश्न, आपको सबको पता है कैसे बनते हैं, और मैंने बहुत बार आप लोगों को अलग अलग क्लासेस बना करके दिए हुए भी हैं। एक बात मैंने जो यहाँ जोड़ी है, ऐसा कैसे हो सकता है कि नाटक आप लोगों के लिए जो है वो आपके पाठ्यक्रम में नाटक है, और नाटक में जो आने वाले शब्द हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक कौन है, किस तरह का नायक है, धीरोदात्त नायक है या धीरोद्धत है या किस तरह का नायक है। एक प्रश्न ये भी कि पात्रों का परिचय में कंचुकी कौन है। तो अच्छा, विष्कंभक है कि विष्कंभक का क्या लक्षण होता है। तो सामान्य सामान्य सा आप लोगों को पता होना चाहिए कि नाटक में पारिभाषिक जो शब्द प्रयोग हुए हैं, किसे प्रकाशम कहते हैं, किसे स्वगत कहते हैं, किसे जनांतिक कहते हैं, किसे अपवारित कहते हैं, ये कुछ सामान्य सी बातें हैं। 10-12 परिभाषाएं हैं, उनको आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों का लाभ होगा, हानि का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर। ये दोनों बातें मैंने संस्कृत साहित्य में जो इन्होंने दिया हो, पर संस्कृत साहित्य को देख करके मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि हमने विद्यार्थियों को पढ़ाया था इतना, और उसमें से दिया है इतना, तो बहुत थोड़ा दे दिया है, बहुत आधा ही साहित्य रह गया है। इससे ज्यादा साहित्य आप लोगों को पहले पढ़ाया है हमने, अभी भी पढ़ा दिया है। फिर इसके बाद इन्होंने एक यूनिट दिया है, मैंने इसको ना सेक्शंस में बांट दिया है, क्योंकि आप लोगों का पेपर DSSB का 2021 वाला उठा करके देखोगे तो उसमें एक चीज दिखाई देगी आपको कि 20-20 प्रश्नों के सेक्शन बनाए गए हैं। ठीक है, तो संस्कृत भाषा नैपुण्य छंद एवं अलंकार करके आप लोगों को यहाँ ये दिया हुआ है। अब इसमें देखो थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इसके भाषा नैपुण्य का मतलब ये है कि आप लोगों को संस्कृत भाषा जब बच्चे को पढ़ाने जाएंगे, आप लोग 10वीं कक्षा का बच्चा TGT लगेंगे तो आप लोग छठी कक्षा से लेकर के 10वीं कक्षा तक के बच्चे को पढ़ाएंगे, तो आपको उसके स्तर की भाषा का नैपुण्य है या नहीं है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या शब्द दिया है, अपठित अनुच्छेदों का अवबोधन। आप लोगों को एक गद्यांश दे देंगे, जैसे सीटेट में आता है, जैसे बिहार में आया था, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय में आया था, और उससे गद्यांश के आधार पर आप लोगों को प्रश्न करने होंगे। 5 प्रश्न गद्यांश से दे दिए तो उनको आप लोगों को करना होगा। प्रश्नोत्तर इस तरह से जो है ये आप लोगों को दिया जाएगा। और इसके अतिरिक्त एक जो बहुत कंफ्यूजिंग है बच्चों के लिए, मैं आप लोगों के लिए सरल कर देता हूं, और इससे क्या आप लोगों को समझना है वो भी बता देता हूं। निबंध दिया हुआ है, यार सबने पूछा जी क्या निबंध आएगा। निबंध का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, किसी विषय को प्रस्तुत करता हुआ जो है एक पूरा गद्यांश जो है वो, या फिर गद्य श्रृंखला जो है वो निबंध कहलाती है। तो यहाँ आप लोगों को संस्कृत भाषा दिया हुआ है, तो संस्कृत भाषा को लेकर के आप लोगों को सामान्य कोई वो दे सकते हैं, गद्यांश दे सकते हैं। संस्कृति शब्द दिया हुआ है, साहित्य और संस्कृति से कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। साहित्य को आप वहां भी जोड़ सकते हैं संस्कृत साहित्य के इतिहास से। संस्कृति का मतलब ये हुआ कि अब आप लोगों के लिए प्रश्न का दायरा बड़ा हो जाता है। भारतीय संस्कृति में जो हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है वो क्या है, तो मैंने उसमें थोड़ा सा लिखने का प्रयास किया है कि पुरुषार्थ चतुष्टय से प्रश्न हो जाएगा। आप लोगों के लिए प्रश्न आ जाएगा कि कितने पुरुषार्थ होते हैं, इनमें से कौन सा पुरुषार्थ है और कौन सा नहीं है, इस तरह का प्रश्न बन जाएगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष की सामान्य परिभाषा आप लोगों की हो जाएगी। धर्म के कितने लक्षण हैं, 10 लक्षण भी हैं, 4 लक्षण भी हैं, वो सामान्य सामान्य छोटी छोटी सी बातें आप लोगों को जो होती हैं वो हो जाएगी। पंच महायज्ञों का नामकरण क्या है, उनमें क्या विशेषताएं हैं उनकी, तो भारतीय संस्कृति में पंच महायज्ञों से प्रश्न पहले DSSB ने ही पूछे हैं, तो अभी भी पूछ सकते हैं आप लोगों को। वर्णाश्रम व्यवस्था जो है वो पूछ लेंगे आप लोगों को, ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के, वैश्यों के, शूद्रों के कर्तव्य क्या हो सकते हैं, ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए बन सकता है। 16 संस्कारों से आप लोगों को प्रश्न बन सकते हैं, कौन सा संस्कार कौन से समय में होता है और क्या उसकी विशेषता है, 16 संस्कारों से आप लोगों को प्रश्न बन सकते हैं। तो ये एक तरीका है भारतीय संस्कृति से प्रश्न पूछने का। या फिर आप लोगों को साहित्य में, मेरे मन में अभी अभी आप लोगों को समझाते हुए आया, हो सकता है आप लोगों को ना भारतीय जो 9 दर्शन है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन से भी जो है वो थोड़ा सा परिचय देख लेना चाहिए, बस इतना कि जो आस्तिक और नास्तिक दर्शन के प्रणेता कौन है या फिर वो कितने प्रमाण मानते, इतना पढ़ लेंगे तो पर्याप्त हो जाएगा। मेरी दृष्टि में एक लाइन का प्रश्न है ये। तो आस्तिक और नास्तिक दर्शन जो है उनका सामान्य परिचय बहुत हल्का हल्का सा भी देख लेंगे तो आप लोगों का काम हो जाएगा। साहित्य कहने का मतलब तो ये है, क्योंकि साहित्य में तो वेद, ब्राह्मण, दर्शन, उपनिषद सब कुछ आ जाता है। मैंने इसको आगे लिखा है आप लोगों के लिए साहित्य में और क्या चीज हो सकती है, पर संस्कृति को यहाँ मैंने पूरी तरह से व्याख्या करने की प्रयास किया है कि यहाँ से ये प्रश्न संस्कृति से बन जाएगा। छंद और अलंकार का कोई बड़ा काम नहीं है, आप लोगों को पहले भी आता था, लक्षण और उदाहरण पूछे जाते थे, अब भी वही पूछा जाएगा। फिर जो है आप लोगों को वेद, उपनिषद, इतिहास, पुराण नाम से एक यूनिट दी हुई है पूरी।
एक सेक्शन जो है। तो आप लोगों को वेद के जो मंत्र दे दिए हैं उन मंत्रों को तो हम पढ़ेंगे ही, मंत्रों का देवता कौन है, ऋषि कौन है, उन मंत्रों में आए हुए शब्दों के विशेष अर्थ क्या है, ये प्रश्न आप लोगों के सामने बनेंगे। एक बात जो यहाँ नहीं लिखी हुई थी, मैंने इस कलर से लिखी हुई है और अंडरलाइन की हुई है, मैंने लिखा है कि आप लोगों को साहित्य का मतलब ये हुआ, भारतीय साहित्य को पढ़ने का मतलब ये हुआ कि वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय पता होना चाहिए। चारों वेद, चारों वेदों में कितने मंत्र हैं, कौन उनका ऋषि है, कौन उनका आचार्य है, कैसे उनका विभाजन हुआ है। जैसे कि ऋग्वेद जो है वो मंडल क्रम में है तो कितने मंडल हैं, अष्टक क्रम में है तो कितने अष्टक हैं, कितने उसमें जो है वो सूक्त हैं, कितने उसमें अनुवाक है। सामान्य परिचय भाई बहुत बड़ा काम है नहीं वैसे ये वाला। कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो कौन से वेद से जुड़ा हुआ है, कौन सा आरण्य कौन से वेद से जुड़ा हुआ है, उपनिषद फला उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद कौन से वेद से संबद्ध है। इस तरह के प्रश्न आप लोगों को पहले भी पूछे गए हैं और अब भी पूछे जाएंगे, ऐसा संभावना क्योंकि है, वेद दिया हुआ है तो वेद का सामान्य परिचय आप लोगों को पता होना चाहिए। ग्रेजुएशन के स्तर पर आप लोगों से इतनी अपेक्षा की जाती है। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि पाठ्यक्रम में जो बात लिखी हुई हो उससे बाहर प्रश्न बनता हो। हमेशा ऐसा होता है, जो परीक्षक होता है वो ये देखता है कि जो विद्यार्थी है वो किस स्तर से आ रहा है। पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर से आएगा तो उससे उस स्तर से कुछ नया पूछेगा, और जो ग्रेजुएशन लेवल से आएगा तो उससे कुछ इस तरह से प्रश्न पूछेगा। हो सकता है पेपर कुछ भी ना बने, और हो सकता है आप लोगों को इस तरह से भी पूछ ले, पर सब तैयारी करनी है चयन वाली। और मैं चयन के लिए ही सोचता हूँ, मैं किसी का समय खराब करने के लिए नहीं सोचता। तो मैं अपनी तरफ से आप लोगों को सुझाव दे रहा हूँ, मानो तो बहुत अच्छा, ना मानो तो उससे भी बहुत अच्छा। बाकी वेदांगों का परिचय से प्रश्न बनेगा कि कौन से वेदांग को वेद रूपी पुरुष का क्या कहा जाता है, या व्याकरण के जो आचार्य हैं उनमें आप लोगों को पूछ लेंगे। मैं आज ही पढ़ा रहा था अपने पेड बैच में, तो आप लोगों को पूछ लेंगे कि व्याकरण के आचार्यों से कुछ प्रश्न बनेंगे। कौन से जैसे पाणिनि ने जो है वो कौन से 5 उपदेश लिखे, पतंजलि ने क्या लिखा, कात्यायन का क्या काम है। इस तरह से सामान्य सामान्य पुस्तकें आप लोगों को पूछ लेंगे। बल्कि लघु सिद्धांत कौमुदी या मध्य सिद्धांत कौमुदी, इन सब का लेखकों का भी सामान्य परिचय आप लोगों को व्याकरण की परंपरा का थोड़ा सा होना चाहिए। तो वेदांग में आप लोगों को ये हो जाएगा। ज्योतिष का कुछ मुख्य ग्रंथ कौन सा है, जैसे कि जो है वो वेदांग ज्योतिष है तो लगध ने लिखा। ये सामान्य परिचयात्मक जानकारी वेदांगों की होनी चाहिए आप लोगों को। उपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद से पहले प्रश्न बने ही हैं, कोई विशेष काम नहीं है, और बहुत छोटा कर दिया है तो आप लोगों को नपे तुले। मेरी दृष्टि में पेपर आपको आउट करके दिया है पहले से, तो कोई इसमें कठिनाई आप लोगों को होनी नहीं चाहिए। इसके अतिरिक्त आप लोगों को रामायण का जो सर्ग दिया हुआ है द्वितीय कांड का, ये 43 श्लोक ये वाले, और विदुर नीति का ये वाला। नीति शतकम हटाया है तो विदुर नीति रख दिया है, आप लोगों के लिए लाभकारी काम है। लेकिन इससे ना जो श्लोक है इनको आसानी से पढ़ पाओगे, और पढ़ करके आप लोगों को धर्म के विषय में जो है, नीति के विषय में जो जानकारी है, उनसे प्रश्न बनेंगे और वो आप लोगों के बहुत आसानी से ठीक हो जाएंगे। छोटे छोटे श्लोक हैं, 2-2 पंक्तियों के, तो पढ़ सकते हैं इसको हम लोग। भारतवर्ष वर्णन से पहले भी है कि भारत का विस्तार कितना है, कितने योजन विस्तार है, कितने योजन, और इस पर भारत में जो है वो कितने पर्वत हैं। इस तरह के सामान्य जानकारी वाला विषय विष्णु पुराण में आया है। वृक्ष आयुर्वेद अध्याय से ये हुआ कि जब किसी वृक्ष को काटते हैं तो उसके कुछ श्लोक दिए हुए हैं कि वृक्ष कैसे बढ़ते हैं, तो वहां कर्तन करने से जो है वो इस तरह से प्रश्न पहले भी आया हुआ है, और अब भी इस तरह के प्रश्न बन जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ये जो दिया हुआ है ना, एजुकेशन, टीचिंग एजुकेशन का जो दिया हुआ है, टीचिंग मेथोडोलॉजी को और टीचिंग एजुकेशन वाला जो विषय दिया हुआ है, आसान है, इससे परेशान मत होना। लर्निंग को लेकर के, टीचिंग को लेकर के जो है वो लैंग्वेज क्रॉस करिकुलम सी टेट का आप लोगों को पिछले 2 वर्षों के पेपर उठा के हल कर लोगे तो पेपर में ज्यों के त्यों प्रश्न दिख जाएंगे भाई विद्यार्थियों। अभी आपको एक बात बताता हूँ, ईएमआरएस के पेपर में ये वाला ज्यों का त्यों सेक्शन डाला गया था, और ये अब लिख दिया है क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये अनिवार्य है कि एक विद्यार्थी, एक अध्यापक की परीक्षा इससे जरूर होनी चाहिए। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा कि सीटेट वाले जो प्रश्न हैं उनके लिए एक अच्छी सी मैराथन आप लोगों के लिए कर देंगे। बना बनाया कंटेंट है, मैंने पढ़ाया है सीटेट को। तो ज्यों के त्यों प्रश्न मैंने देखा था, ईएमआरएस में भी आए हैं, मेरा अपना अनुभव है, उसके आधार पर आप लोगों को अच्छे से ये हो जाएगा। ज्यादा बड़ा काम नहीं है, इससे घबराना मत। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की सामान्य जानकारी वाले प्रश्न आ जाएंगे आप लोगों को, और जेंडर को लेकर के, जेंडर स्कूल सोसाइटी को लेकर के, पेडागोजी का, स्कूल सब्जेक्ट की पेडागोजी क्या होती है, संस्कृत को कैसे सिखाया जाएगा, कुछ छोटे छोटे से विषय हैं। तो इनको आप लोगों को जो है वो हम लोग पढ़ा ही देंगे, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है। तो ये तो हो गया मेरी दृष्टि में सिलेबस का विभाजन, उसकी तैयारी।
अब बात करते हैं आप लोगों के लिए, सिलेबस को तो हमने समझ लिया है, थोड़ी सी बात ये करते हैं कि पेपर का प्रारूप कैसे बनेगा। तो सैंपल दिखा रहा हूं आप लोगों को, अगर अभी आप लोगों ने देखा होगा, देखो मैं आपके सामने दो पेपर खोल के लाया हूं, अभी अभी जो है वो 2024-23 में जो है वो बिहार में पेपर हुआ है। अगर बिहार का पेपर उठा करके देखोगे, मैं इसीलिए बहुत बार कहता हूं विद्यार्थियों को एक साथ कई सारी परीक्षाओं को देखा करो विद्यार्थियों। अगर आप लोग 2024 में टीजीटी दिल्ली का एग्जाम दे रहे हो, तो आप लोगों को 2022 में 2023 में किसी भी राज्य की कोई भी टीजीटी की परीक्षा हुई है, उसका पेपर हल करना चाहिए। आप लोगों को आपके पेपर में सहायता होगी, बिल्कुल लिख करके सहायता होगी, ये वाली बात, और आप समझते हो इस बात को। तो जैसे आप लोगों को यहाँ क्या किया हुआ है, बिहार के पेपर में पहले ना आपका जो यहाँ साहित्य वाला विषय दिया हुआ था उससे प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे बुद्ध चरितम के तृतीय सर्ग का नाम क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम से दिया हुआ है अर्थो ही कन्या परिकीय ये वह जो है ये किसने कहा है। तो ये तो साहित्य के प्रश्न हो गए हैं, साहित्य के प्रश्न बनेंगे ही, व्याकरण के प्रश्न भी बनेंगे ही, वो आगे बताता हूं आप लोगों को। लेकिन आगे जो है वो यहाँ से 10 प्रश्नों के बाद आपको वो दिया हुआ है, गद्यांश दिया हुआ। मैं आप लोगों को गद्यांश दिखाने जैसे नीति शतकम से प्रश्न दिया हुआ है श्लोक दे करके, या फिर आप लोगों को कादंबरी आपके पाठ्यक्रम में भी है शुकना स्वदेश, वहां दे देंगे यौवन प्रभवम तमह कीदृशो भवति। तो आप लोगों को मूल से ऐसे प्रश्न आ जाएंगे। ऐसे प्रश्न आने के बाद, साहित्य वाले प्रश्न आने के बाद ये काम होगा आप लोगों को। जैसे कोई गद्यांश यहाँ दे दिया है, गद्यांश आप लोगों को इस बार DSSB के पेपर में देखने को मिल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एक ही पैटर्न जो है वो फॉलो किया जा रहा है ऑल ओवर इंडिया। तो आप लोगों को पूरे भारत में, बिहार में पेपर हुआ, केंद्रीय विद्यालय में हुआ, EMRS में गद्यांश तो नहीं दिया हुआ था क्योंकि उसके प्रारूप में ऐसा नहीं था, और उसका TGT PGT वाला एक ही पाठ्यक्रम था, तो उन्होंने थोड़ा सा उसका स्तर बढ़ाया। पर हरियाणा में भी आप लोगों को इस तरह हो, और आगे जितने भी पेपर आपके होने वाले हैं गद्यांश से प्रश्न बनेंगे। तो क्या करेंगे, जैसे सीटेट में भी आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा तो वहां गद्यांश है और उससे प्रश्न दिए हुए हैं, इस तरह के प्रश्न देंगे, और उसमें व्याकरण भी आएगा आप लोगों का, उसमें जो है वो प्रत्यय भी आएगा, शब्द रूप भी आएगा, धातु रूप भी आएगा, उसकी परीक्षा आप लोगों की यहाँ हो जाएगी। तो ये जो आप लोगों को बात कही गई थी ना, ये वाली बात जो यहाँ कही गई है, देखो कि अपठित अनुच्छेदों का अवबोधन, ये वो, इससे वो वाले प्रश्न बनेंगे, गद्यांश वाले प्रश्न। अब आ जाओ, एक बात और दिखाता हूं इसी में आगे। इसमें आगे आप लोगों को दिया हुआ है कि वो करने के लिए, अनुवाद करने के लिए, है ना, अनुवाद वाला विषय भी तो पूछा गया है। तो इसमें अनुवाद वाले प्रश्न अगर मैं उठा के देखूंगा, तो थोड़ा सा इसमें ना गद्यांश बहुत ज्यादा दिए हुए हैं। शब्दरूप धातुरूप वाले जो है प्रश्न आपको पता ही है, जैसे किम का नपुंसकलिंग में द्वितीय विभक्ति बहुवचन में क्या रूप बनेगा, पाणिनि कौन से शास्त्र को जानते थे। तो ये सामान्य व्याकरण शास्त्र का इतिहास आप लोगों को सामान्य परिचय हो गया, ये तो कोई कठिन काम है ही नहीं इसमें तो। अच्छा, संधि से आप लोगों को प्रश्न बन गया ये वाला, और संख्या से प्रश्न बन गया, एकादशन शब्द जो है इसमें क्या रूप बनेगा। इसी तरह से आप लोगों को संधि, यद्यपि में संधि पूछ ली है। अब देखो, जो ये पूछा गया है आप लोगों को कि प्रश्न कैसे बनेगा, तो लता को लड्डू अच्छे लगते हैं, लतायै मोदकाः रोचन्ते, इस तरह से आप लोगों को यहाँ हिंदी में प्रश्न दे देंगे और उसका संस्कृत में अनुवाद करना होगा। तो ये जो अनुवाद करने वाला काम है, इस तरह के प्रश्न आप लोगों के लिए बनेंगे। कारक को अच्छे से पढ़ेंगे, एक पुस्तक पढ़िएगा। मैंने आप लोगों को पिछली बार भी ये वाली बात कही थी कल वाले सेशन में, और अभी भी ये बात कह रहा हूँ, एक पुस्तक पढ़िएगा। मेरा कहना आप लोगों के लिए है, कपिल देव द्विवेदी ने एक पुस्तक लिखी थी, तो रचनानुवाद कौमुदी आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा मैं। रचनानुवाद कौमुदी का ना प्रारंभिक पढ़ लीजिए, ज्यादा भी नहीं काम देंगे आप लोगों को, 30 पार्ट हैं उसके। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी पढ़ लेंगे, और मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं 30 पाठ पढ़ने के बाद आप लोगों का पेपर में एक भी वाक्य गलत नहीं होगा, क्योंकि वाक्यों का स्तर सरल रखा जाएगा, वही स्तर रखा जाएगा जो आप लोगों को पेपर में पूछा जाता है। एक बात और सुनो भाई मेरे विद्यार्थियों, देखो एक चीज मैंने आप लोगों के लिए और जोड़ी है यहाँ पर इस पाठ्यक्रम में, एक चीज जो नहीं आप लोगों को पढ़नी होगी, आपको ना इसके लिए NCERT जरूर पढ़ना होगा। अभी आप लोग समय लगाइए, चयन करना है ना आप लोगों को, तो NCERT का 6 से लेकर के 10 तक की पुस्तकों को पन्ने पलट लीजिए और एक विद्यार्थी बन के पढ़िएगा, और फिर देखिएगा आप लोगों को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। कर सब कर लेंगे, मुझे मत कहना कि जी NCERT पढ़ा दो। मैं इतने ऐसे विद्यार्थी को बिल्कुल नहीं देखना चाहता जो खुद से मेहनत नहीं करना चाहता।
हाँ, एनसीईआरटी पढ़ लो, बहुत आसान काम है। कहीं कठिनाई हो तो जरूर मुझे आप लोग मेल कर सकते हैं। मैंने मेल आईडी भी अपना दिया हुआ है। टेलीग्राम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिंक डाला हुआ है पहले से ही, टेलीग्राम भी है। अच्छा, आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स को लेकर के या जो तैयारी को लेकर के गूगल फॉर्म आप लोगों को भरना होगा, भर दीजिएगा। अभी आप लोगों की इस पाठ्यक्रम की एक नई तैयारी के लिए मैं अच्छे से प्लानिंग कर रहा हूँ, जहाँ टेस्ट सीरीज भी हो, जहाँ आप लोगों को सब कुछ हो, मतलब क्रैश कोर्स हो, टेस्ट सीरीज हो, और ढंग से पढ़ भी लें इस पाठ्यक्रम को एक बार, क्योंकि जो नई चीजें हैं वो भी तो पढ़ानी पड़ेंगी आप लोगों को। तो इसलिए आप लोगों के लिए ऐसी तैयारी मैं कर रहा हूँ, वो कर लेंगे, उसका कोई कठिन काम नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों को, जैसे प्राणी मात्र का भला हो तो इसका अनुवाद करो। अच्छा, ये जो है आप लोगों को, ये तो गद्य अनुवाद हो ही गया। अब आप लोगों को पाठ्यक्रम की कुछ कुछ समझ हो गई होगी कि पाठ्यक्रम को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब मैं बात करता हूँ, पेपर का प्रारूप आप लोगों को बता दिया है, तो अभी अगली बात करते हैं कि प्रभाव क्या होगा जी इसका। यहाँ दो संभावनाएं हैं विद्यार्थियों। एक संभावना तो ये है कि पेपर कोई बहुत अच्छा सज्जन व्यक्ति बनाए, हालांकि गुरुजन ही पेपर बनाएंगे तो सज्जन तो होंगे ही वो। पर क्या है ना, कभी कभी पेपर बनाते समय ना गधों और घोड़ों को बराबर कर दिया जाता है। मैं बहुत जिम्मेदारी से शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। मेरी दृष्टि में जो बहुत मेहनत से अध्यापक बनने के लिए तैयारी कर रहा है, वो घोड़ों की तरह से देखा जाता है। और जो यूं ही फॉर्म भर देते हैं और सब भीड़ बढ़ाने के लिए, तो मैं उनको शब्द प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ आप लोगों को। तो जैसे केंद्रीय विद्यालय का पेपर आया था, पढ़ने वाले और बिना पढ़ने वाले एक लाइन में खड़े हो गए थे। तो प्रभाव तो ये हो सकता है कि खूब तैयारी करने के बाद भी आप लोगों को सरल पेपर आ गया तो सत्यानाश हो जाएगा। पर मैं आपको पहले से बता के चल रहा हूं कि पेपर सरल ही आने की संभावना है। पर ऐसा हो सकता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय वाले जो प्रोफेसर्स हैं या फिर जो यहाँ का जो पेपर बनता है उसे अच्छे लोग बनाए, तो संभावना है कि पेपर का स्तर अच्छा रखा जाए, पेपर का विभाजन अच्छा किया गया, तो मैं ये मान करके चल रहा हूँ पढ़ने वाले अपने आप छट जाएंगे। तो तैयारी कीजिएगा आप लोग, जो है प्रभाव ये होगा, मेरिट बढ़ जाएगी। इस पाठ्यक्रम को पढ़ करके 100 में से हर व्यक्ति 90 नंबर लाने की गुंजाइश है उसकी, अगर उसने तैयारी की तो। मेरी बात को ना बहुत मैं हर पेपर में ये बात कहता हूँ कि ये मेरिट जाएगी, और मुझे जो है बहुत सुनने का शिकार भी होना पड़ता है, पर मेरे लिए वो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी बात मान करके एक विद्यार्थी अगर अपना टारगेट जो है वो 95 या 98 या 100 नंबर का सेट कर लेता है, तो मुझे लगता है 4 गालियां उसके नाम की और मुझे मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी कोई दे ही रहा है, ले तो नहीं रहा है, पर कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लोगों को प्रभाव तो ये मान करके चलिएगा, पेपर सरल आएगा, और 90 से 95 नंबर जो नहीं ला पाएगा तो वो कम से कम महिलाओं में तो जो है वो पेपर में अभी बाहर है। ये घबराने का काम नहीं है, घबरा मत जाना इस बात को सुन करके। आप लोग अपना स्तर सेट करना, पर पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है। अब बात करता हूँ 60-70 दिन। अरे भाई, कुछ भी मतलब ये 60-70 दिन बचे ही रह जाएंगे। आप लोगों ने अभी तक तैयारी तो की ही है। व्याकरण में कोई बदलाव नहीं हुआ है नया, व्याकरण आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो वही अनुवाद वाले विषय हैं। हाँ, प्रश्न अच्छे से करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आप लोगों को जो अभी पेपर हुए हैं इनको हल कर लीजिएगा। तैयारी करने का 60-70 दिन का प्लान ये है कि आप लोगों को जो एस्टेट का पेपर हो या फिर बीपीएससी का पेपर हो, बीपीएससी के 2 चरण हो गए हैं, या फिर आप लोगों को जो है वो हरियाणा का पेपर हुआ हो, इससे अतिरिक्त आप लोगों को ना कुछ पेपर केंद्रीय विद्यालय के हुए हैं। केंद्रीय विद्यालय में 2-3 पेपर हुए हैं अभी। एक तो जिसकी नियुक्ति हुई है वो वाला पेपर ही है, उससे पहले एलडीसी का पेपर भी हुआ था जो मैं आप लोगों को अभी दिखा रहा था। हाँ, नहीं दिखाया ना, वो तो बिहार वाला दिखाया। तो आप लोगों को केंद्रीय विद्यालय का पेपर भी दिखा देता हूँ, इन पेपर्स को हल कीजिएगा। ये केंद्रीय विद्यालय का पेपर है। आप लोगों को क्या किया है, जो आप लोगों की एनसीईआरटी की किताब है वहां से एक पूरा का पूरा पार्ट जो है वो उठा करके रख दिया, और या शायद कोई हो सकता है वहां से भी ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहां से होगा, और उससे प्रश्न पूछ लिए। तो एक बार एनसीईआरटी पढ़ोगे ना आप लोग, तो बहुत आसानी से आप लोगों का काम हो जाएगा। अपनी तैयारी को करने का तरीका ये रखिएगा, ठीक है। ये हो गई बात कि तैयारी कैसे होगी। अब बात है कि चयन कैसे होगा। मेरा मुद्दा जो है जिस पर मुझे ज्यादा बात करनी होती है वो ये है, चयन कैसे होगा जी। चयन के लिए तो सारी बात करनी है हमें, है ना। हम यहाँ कोई ऐसे समय खराब करने थोड़ी आए हैं। तो चयन बता देता हूँ आप लोगों को। चयन के लिए फिर मेरा मजाक मत बनाना भाई विद्यार्थियों आप लोग, क्योंकि थोड़ा सा ना बहुत कुछ लिख देते हैं विद्यार्थी, पर प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। तो मैं सिर्फ सिलेक्शन के लिए कह रहा हूँ आप लोगों को। देखो, सेक्शन ए होगा जिसमें के 100 प्रश्न आप लोगों के रहेंगे। सेक्शन बी होगा
जिसमें कि आप लोगों के 100 प्रश्न रहेंगे। ये संस्कृत होगा और ये सामान्य होगा, ये आप लोगों को पता है ना। लेकिन आप लोगों की 40% की अनिवार्यता थी, मैं बहुत बार बता चुका हूं, फिर भी पूछते हैं विद्यार्थी। तो जो 40% की अनिवार्यता थी कि 40% नहीं आए तो आप लोग बाहर हो जाएंगे, वो समाप्त हो गई है। सीधी सी बात है कि इसका मतलब मेरिट बढ़ गई एकदम आप लोगों की। कई बार एक कैंडिडेट मैं जानता हूं 2021 में, इधर जो है वो उसके कितने मेरे ख्याल से 96 या 95 प्रश्न जो है वो ठीक थे 100 में से। इधर कितने हैं? 39.75 मेरे बैच का विद्यार्थी है। और बाहर 96 अंक लाने वाला व्यक्ति जो है बाहर क्यों? 39.75। इसीलिए जो है वो भाषा वालों लोगों ने मिलकर के इनको कहा कि भाई ये काम गलत है। हमारे विद्यार्थी जो भाषा वाले हैं वो बहुत अच्छे अंक नहीं ला पाते सेक्शन ए में, तो 40% की अनिवार्यता खत्म करो। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों के जो व्यक्ति इधर 35 नंबर लाएगा और इधर 100 नंबर लाएगा, वो 135 हो गया ऑलरेडी। और इसीलिए आप लोगों को यहाँ जो व्यक्ति तैयारी कर रहा होगा उसको यहाँ पर नंबर लाने होंगे। सीधी सी बात है भाई, 90 नंबर आप लोगों को तैयारी करनी होगी। बहुत आसान काम है, ज्यादा कठिन काम है नहीं, क्योंकि इतना सरल पाठ्यक्रम है, आप लोग पढ़ करके आए हो। और मेरी दृष्टि में इधर बहुत आसानी से 70 नंबर लाए जा सकते हैं जिसने तैयारी की होगी। मैं फिर वही बात कहता हूँ, पेपर की तैयारी जो है जो लोग मन से करते हैं उनके लिए कोई कठिन काम है नहीं ये वाला। आप लोगों को 2021 के पेपर आप लोगों के पास अवेलेबल हैं, पढ़िएगा, तैयारी कीजिएगा। मेरी जो भी सहायता आप लोगों को अपेक्षित होगी, मैंने 2021 में भी जो है पेपर से 10-15 दिन पहले जो है वो जितने प्रश्न कराए थे, और ईश्वर कृपा ऐसी रही कि उनमें से लगभग लगभग पेपर जो है वो बड़े स्तर पर आया था। और उससे काफी लोग जो हैं वो दिल्ली में इस समय जितने भी अध्यापक लगे हुए हैं, जो भी कभी भी जो है हर महीने 2 महीने में मुझे कोई ना कोई नया व्यक्ति ऐसा मिलता है, फोन आता है जो कहता है जी आपकी यूट्यूब क्लास देख के सिलेक्शन हो गया था। हालांकि वो मेरा प्रभाव नहीं था, वो उसका अपना तैयारी करने का तरीका था और उसने की थी मेहनत मेरे कहने के अनुसार। तो इस बार आप लोगों को मेहनत तो इस बार भी कराएंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हाँ, आप लोगों को कुछ भी मार्गदर्शन चाहिए, कुछ भी आप लोगों को पूछना हो तो टेलीग्राम लिंक दे रहा हूँ, उसमें टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोगों को गूगल फॉर्म दे रहा हूँ जो क्रैश कोर्स के लिए आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज बना रहा हूँ अपने हाथ से बैठ करके। आजकल बहुत व्यस्त हूँ आप लोगों की टेस्ट सीरीज बनाने में, तो टेस्ट सीरीज बना रहा हूँ, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी आप लोगों को। केवल 90, ये 100 नंबर वाले के लिए सेक्शन ए जो है वो एक अलग विषय है, लेकिन मैं जो अपने हाथ से टेस्ट सीरीज बना रहा हूँ वो 100 नंबर के लिए बना रहा हूँ। बाकी आप लोगों को कुछ भी सहायता चाहिए हो तो गूगल फॉर्म को भरिएगा और उसमें कमेंट सेक्शन है, अपने मन में जितने भी प्रश्न हैं सारे छोड़ दीजिएगा। अभी आप लोगों का वो गूगल फॉर्म यहाँ खोल करके जो है किसी दिन सारे आंसर कर दूंगा। नमस्ते, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरा प्रयास, मेरा विश्लेषण आप लोगों को कैसा लगा उस पर मैं आप लोगों की टिप्पणी अवश्य चाहूंगा, ताकि इसी भाव से और इसी उत्साह से आप लोगों के बीच में आता रहूं। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत, सर्वेभ्यो नमः।